Good morning students, welcome to our YouTube channel. In this video we are going to learn the chapter 3rd of your 8th class history. Third chapter is effects of British rule over India. So there are some positive effects as well as negative effects. Positive effects में ये क्या है, क्या हो सकता है? The Britishers are those peoples who laid the foundation stone of road as well as railway network in India. अंग्रेजों ने ही 1853 में 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन मुंबई से थाना के बीच में डाली जो कि 34 किलोमीटर की थी, राइट। सो इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन विच हेल्प इंक्रीज ट्रेड। अब ट्रांसपोर्टेशन रेल नेटवर्क होने से क्या हो गया, ट्रेड बढ़ा, इससे हमारी इनकम जनरेट होती थी। लिमिटेड ब्रिटिश इंपोर्ट्स ऑफ इंडियन मेड गुड्स, इंडियन इंडस्ट्रीज डिक्लाइन। अब इंडियन ब्रिटिशर अपने साथ माल लेकर आते थे, उनके फिनिश प्रोडक्ट लेके आते थे, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी इंडिया में जब उस वक्त हाथ से बनाए हुए कपड़े या बने हुए सामान लोगों कोई खरीदता नहीं था क्योंकि वो महंगे बिकते थे और अंग्रेज अपने साथ सस्ते दाम में बेचते थे। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि हमको अच्छा चाहिए और सस्ता चाहिए, यही एक रीज़न है कि वी आर परचेसिंग द चाइनीज प्रोडक्ट and had to raise cash crops, right? At that time the Indians were farming generally essential food grains like wheat, rice, Indian farmers grow करते थे, लेकिन अंग्रेज ने उनको कैश क्रॉप की तरफ स्विच करा कि तुम कैश क्रॉप भी करो लाइक टी, कॉटन एक्सेट्रा, जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट द टी, चाय की पत्ती जो आती है वो 250-300 रुपये किलो रहती है, लेकिन आज गेहूं और चावल लेने जाओ तो हमको 30-35 रुपये किलो में मिल जाता है। सो दे आर कंपेलिंग द इंडियन फार्मर्स टू ग्रो द कैश क्रॉप्स। और उसके साइड इफेक्ट क्या हुए दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर। सो नाउ ब्रिटिश इन अ प्रीवियस चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा ब्रिटिश स्टार्टेड रूल ओवर इंडिया आफ्टर डिफीटिंग सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। In second chapter what we seen in the second chapter, if you not watch that video of the second chapter, तो इस चैप्टर के एंड होते ही आपसे उस वीडियो को भी देख लो तो आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। यू विल बेटर अंडरस्टैंड द बिकॉज हिस्ट्री ईच चैप्टर्स आर लिंक टू ईच अदर। ये थर्ड चैप्टर सेकंड चैप्टर से लिंक है, फोर्थ चैप्टर इस थर्ड चैप्टर से लिंक रहेगा, राइट। सो हिस्ट्री में ये जो आपकी कड़ी है, जो चेन है, ये आपको पिछली वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा, राइट। So in the second chapter what we seen, the British came as a traders and they defeated each Indian rulers one by one, right. So from 1498 till 1757 वो शांति से ट्रेड करते रहे, लेकिन 1757 में they started under the leadership of British officers Robert Clive. They laid the foundation stone of the British rule in India and they first captured the Bengal region. सो सिंस 1757 टिल 1857 ये 100 ईयर्स पूरे उन्होंने लगाए पूरे इंडिया को अंडर कंट्रोल करने के लिए। तो इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने ब्रिटिश रूल फॉर्मली स्टार्ट कर दिया, राइट। सो इससे पहले भी ये बता चुका हूँ कि 1757 टिल 1947 यानी कि 1757 से उन्होंने फॉर्मली रूल ओवर इंडिया स्टार्ट किया था टिल 1947। 190 साल होते हैं, नियर 200। देन फ्रॉम वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 टिल 2020, हमको आज़ादी हुए, भारत आज़ाद हुए नियर 73 ईयर्स। सो नाउ लुक एट दिस मैप्स, दिस फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से इस मैप से स्टार्ट करता हूँ। देखो ये येलो रीजन जो है ना, एरिया अंडर द ब्रिटिश रूल, ऑरेंज रीजन दैट सॉरी दिस अनदर रीजन इज एरिया नॉट अंडर द ब्रिटिश रूल। सो फर्स्ट कैप्चर द बंगाल रीजन, राइट, प्लासी वगैरह को कंट्रोल किया। तो ये पूरा मतलब कि यू कैन से दैट 90% रीजन वर अंडर द आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल इन 1757। दे फर्स्ट कैप्चर द बंगाल रीजन। उसके बाद धीरे धीरे करते गए, तो ये पूरा ओवर अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। फिर देखो और ब्रिटिश रूल बढ़ते गया, इंटीरियर महाराष्ट्र का रीजन कुछ पकड़ लिया, साउथ में टीपू सुल्तान वगैरह को उन्होंने किल्ड करके धोखे से मार के, धोखे से हरा के ये रीजन कब्जा कर लिया। उसके बाद देखिए आप लास्ट में कि यू कैन सी दैट द नियर 80% और 85% रीजन्स वर अंडर द कंट्रोल विद इन 100 ईयर्स अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। सो कैसे किया उन्होंने, बिकॉज इंडियंस वर नॉट इंडियन रूलर्स, इंडिया वर स्कैटर्ड इन अ डिफरेंट
पावर्स लाइक मुगल, नॉर्थन रीजन में मुगल पावर रूल करते थे, साउथ में हैदर अली, टीपू सुल्तान वगैरह रूल करते थे, बीच में मराठा रूल करते थे, एंड दे वर डिसयूनाइटेड। उसका ही फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अब यू कैन सी द डिफरेंट टेक्निक्स दे अप्लाइड टू कंट्रोल एंड टू रूल ओवर इंडिया। व्हेन द लॉर्ड वेलेस्ली कम, लॉर्ड वेलेस्ली, अब ये लॉर्ड वेलेस्ली है, रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट वन, देन रॉबर्ट वेलेस्ली वाज द सेकंड गवर्नर जनरल। दे वन बाय वन केम टू इंडिया एज अ ब्रिटिश ऑफिसर्स, दे सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वहाँ पे जो ब्रिटिश हुकूमत थी उनके जरिए ये उनके ऑफिसर भेजे जाते थे ताकि इंडियन अफेयर्स और इंडिया को मॉनिटर करा जाए और इंडिया में अपनी उनकी ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा के उनके फायदे, इकोनॉमी को एक्सपांड करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो they introduced the, when Lord Wellesley came to India, he decided to full dominance over India। फुल डोमिनेंस मतलब पूरे इंडिया को कंट्रोल करना इसने चाहा। तो इसने सोचा कि ऐसे बगैर लड़ाई झगड़े के वॉर करने से उनकी भी पावर कम होगी, तो इसलिए नई टेक्निक निकाला कि ये, और उसने देखा he realized that the already these powers, Mughals, Marathas and South rulers, they were disunited, उनमें ही झगड़े होते रहते हैं, तो उनको उनके पास जाके कन्विंस किया। देखिए ये तो he introduced the subsidiary alliance system। अब what is the subsidiary alliance system? He reached to the each Indian rulers and gave him assurance, उनको यकीन दिया कि we will protect your territory from the invasion of the other rulers, राइट कि हम तुमको बाहर के रूलर से हिफाजत करेंगे। लाइक बाहर के रूलर उस वक्त डच और पुर्तगीज भी थे, फ्रेंच भी थे, तो उनको डर था कि हमारे इलाके पे, हमारे एरिया में दूसरे कब्जा ना कर ले। लाइक मुगल को डर था कि मराठा हमला कर सकते हैं या बाहर यूरोपियन अदर कंट्रीज हमला कर सकते हैं, मराठा को डर था कि मुगल हमला कर सकते हैं। सो उसका ही फायदा उसने उठाया। अब ये क्या था? मीनिंग ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम was a method started by Lord Wellesley to subjugate, completely bring them under their control Indian powers without spending money on fighting wars। जैसे मैंने आप बताया, बगैर झगड़े के, बगैर वॉर के उनको लाना। According to this system, any Indian rulers who felt threatened by the external attacks and internal revolts could take help from English and enter into an alliance partnership with them। The English would then take the responsibility of protecting the rulers। तो ये एश्योरेंस देते कि हम तुम्हारे एरिया का प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन हमारी जो आर्मी रहेगी, ब्रिटिश फोर्स रहेगी, वो तुम्हारे एरिया में रहेगी, राइट। लेकिन टर्म कंडीशन ये थी कि जो आर्मी रह रही है तुम्हारे एरिया में, उसको जो भी खर्चा लगेगा, जो भी खाने का, जो भी सैलरी रहेगी, वहाँ के रीजनल रूलर्स देंगे। तो क्या हो गया, वो आर्मी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि दीमक सुना होगा, लकड़ी को दीमक खा जाता है, इस तरीके से वो ब्रिटिश आर्मी उनके एरिया में रह के उनको पूरी फुल मॉनिटर करते थे और धीरे धीरे उनको कमज़ोर करते जा रहे थे, राइट। उसकी टर्म कंडीशन क्या थे? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन रूलर, ब्रिटिश ट्रूप्स वुड बी परमानेंटली प्लेस्ड इन द टेरिटरी ऑफ द सब्सिडियरी स्टेट। सेकेंड, द रूलर वुड हैव टू पे, अब रूलर उनको टैक्स पे करते थे ताकि उनका मेंटेनेंस हो सके। थर्ड, ही हैड टू कीप अ ब्रिटिश ऑफिशियल एट हिज कोर्ट। फोर्थ, he could not employ other European except English in his service or remove those who were already there। सपोज मराठा रीजन में सबसे मराठा का कोई रूलर उनसे सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लेता है, तो वो अगर मराठा रीजन में कोई पुर्तगीज है या डच है तो उनको निकालना पड़ेगा और किसी के साथ भी अलायंस ब्रिटिश की परमिशन के बगैर नहीं कर सकते थे। एंड ही कुड नॉट फॉर्म एन अलायंस पार्टनरशिप विद द एनी अदर पावर विदाउट द परमिशन ऑफ द इंग्लिश। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेज, नुकसानात क्या थे इसके, है ना। तो सबसे पहले बात तो दैट आप डिसएडवांटेज, वन ऑफ द डिसएडवांटेज दैट द ऑटोनोमी, यानी जो खुद का पावर था इंडियन रूलर्स का, वो खत्म हो गया था। द एडवांटेज, डिसएडवांटेज वाज द इंडियन रूलर्स ऑफ सब्सिडियरी स्टेट लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। दे बिकम अ पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ द इंग्लिश। दे बिकम अ पपेट, वो कठपुतली बन गए थे। पपेट मतलब कठपुतली, जैसा ब्रिटिश बोलेगी उनको करना पड़ेगा, राइट। सेकेंड, द पेमेंट्स ऑफ ह्यूज सब्सिडीज मनी टू हैव ड्रेन डिक्रीजेज ऑन देयर रिसोर्सेज। उनके जो खजाने थे, उनकी अंग्रेजों की मिलिट्री के खर्चे बढ़ते जा रहे थे, उसमें ही उनके खजाने खाली होते जा रहे थे, राइट। उससे क्या हो गया, वो कंगाल होते गए और एक टाइम ऐसा आ गया, द वन टाइम केम दे, उनको पूरा वो कर्जदार हो गए अंग्रेजों के और पूरी टेरिटरी, उनका पूरा इलाका अंग्रेजों के हाथ में चला गया। And the administration collapsed. The English used this as an excuse to attach the kingdom on grounds of mismanagement, and the rulers lost interest in the welfare of the people। वहाँ के जो रूलर्स थे, वहाँ के जनता की, वहाँ की जो पब्लिक की देखभाल की तरफ तवज्जो ना देते हुए इसी उलझन में रह गया और पूरा उनका स्टेट उनके हाथ से अंग्रेजों के हाथ में।
अब इस चैप्टर में देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने बनाई, जो कि ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन इसको पावर, मिलिट्री पावर दे दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल करने लगी इंडिया। अब ना वन मोर थिंग, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश रूल ओवर इंडिया फ्रॉम 1757 टिल 1857। इस यानी अंग्रेज टोटल 190 साल रूल करे फॉर्मली, लेकिन उसमें से जो 1757 से 1857 जो कि 100 साल थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी करी, अंग्रेजों की ही कंपनी थी। एंड फ्रॉम 1857 आफ्टर द रिवॉल्ट, आगे एक चैप्टर आएगा आप देखोगे, 1857 टिल 1947 90 ईयर्स अंग्रेजी हुकूमत डायरेक्ट रूल करी इंडिया पर। एंड द सेकेंड चैप्टर एंड हैड द लास्ट पावर, मराठा रह गए थे इंडिया में, तो अब मराठा को उन्होंने कैसे एंड किया इस चैप्टर में हम आगे देख रहे हैं। सबसे पहले कि मराठा में आफ्टर शिवाजी महाराज डेथ, देन पेशवाज के हाथों में हुकूमत आ गई। देन पेशवाज माधवराव, आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव, हिज अंकल रघुनाथ अप्रोच टू हेल्प द ब्रिटिश, क्योंकि उनमें ही पेशवा बनने की लालच थी रघुनाथ राव में, तो उसमें ब्रिटिश ने ये भाप लिया, रियलाइज दैट द we can easily crack and destroy the Maratha Empire. So during 1774 to 1818 there was a war. 3 wars were fought between the Marathas and British. That war is known as Anglo-Maratha War. Anglo मतलब British and Maratha, Anglo-Maratha War. And during the first war the Maratha unitedly faced the British and hence they proved superior. In 1782 with the Treaty of Salbai the first Anglo-Maratha War came to an end. तो अंग्रेज जब हार जाते थे तो वो मराठा के साथ कन्विंस कर लेते थे कि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और मराठा भी उसमें मान लेते थे। देन सब्सिडियरी अलायंस के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इसमें से एक मराठा पेशवा था बाजीराव सेकेंड, राइट। इन 1802 बाजीराव सेकेंड साइन द ट्रीटी ऑफ वसई विद द ब्रिटिशर्स बिकॉज ही हैज़ थ्रेट, क्योंकि मराठा में दूसरे भी चाहते थे कि हम पेशवा बन जाए, और मुगलों से भी हमले का डर था, अंग्रेज़ों और पुर्तगीज़ और डच से भी हमले का डर था, तो इस वजह से बाजीराव सेकेंड ने साइन कर ली सब्सिडियरी अलायंस, जिसको ट्रीटी ऑफ वसई बोलते हैं। बट दिस ट्रीटी ऑफ वसई नॉट एक्सेप्टेबल टू द मराठा सरदार, जिसकी वजह से उनमें ही एक दरार हो गया, झगड़ा होने लगा। एंड एट द लास्ट there was another war took place that between the Marathas and British, and at the last totally Marathas were defeated by the British, and he was defeated in the Bajirao second wage war against the British, and he was defeated in this battle. In 1818 he surrendered to the British. In the meantime the capital of Mughal was under the control of Daulat Rao Shinde. By defeating the troops of Shinde, General Lack captured the Mughal emperor and gained victory over Hindustan. So इस तरीके से मराठा को हराने के बाद पूरा उन्होंने कब्जा कर लिया। यू कैन सी द इमेज ऑफ द छत्रपति प्रताप सिंह। छत्रपति प्रताप सिंह स्टिल उन्होंने मराठा को हरा दिया, लेकिन सतारा रीजन पे इनका रूल था, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो उनका एक ऑफिसर ही बना दिया, और वो भी मान गया, लेकिन बाद में भी उनको तख्ते से हटा दिया, डी थ्रोन, यानी कि उनको एन एग्जाइल टू काशी, वहाँ से उनके तख्ते से हटा के उनको काशी यूपी भेज दिया गया। एंड छत्रपति प्रताप सिंह मेड अ प्रोविजन ऑफ वाटर टू द सिटी बाय बिल्डिंग अ वाटर टैंक के बहुत से काम है। इवन उन्होंने जो सतारा से महाबलेश्वर को जो रोड जाता है तो वो भी उन्होंने बनाया था। उनके बहुत से काम है, बहुत से स्कूल्स बनाए, ट्रीज वर प्लांटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड्स, स्कूल्स वर बिल्ड फॉर बॉयज एंड गर्ल्स फॉर टीचिंग संस्कृत, मराठी एंड इंग्लिश, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह उन्होंने बनाई। उनके बहुत ही इनोवेशन काम थे। उसके बाद आते हैं डुअल। अब डुअल गवर्नमेंट मतलब ये था कि जो बचे पुचे रूलर थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज टैक्स वगैरह कलेक्ट करेंगे, लेकिन जो पब्लिक की जो देखभाल है, जो पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना है, वहाँ के रीजनल रूलर्स करेंगे। तो इस तरीके से और वो इंडियन रूलर्स को कमज़ोर करते गए, और फिर अंग्रेज़ों ने फिर क्या किया, लेकिन अब लॉज बनाना स्टार्ट किया। द फर्स्ट लॉ दैट वाज मेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब हिंदुस्तान के लिए, इंडिया में, भारत के लिए जो कानून बनते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनते थे। अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दैट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट वाज द फर्स्ट लॉ दैट मेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, राइट। और जो लास्ट लॉ जो था वो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये पूरे 190 ईयर्स, नियर बिटवीन द 190 ईयर्स दे मेड अ रूल ऑन द लैंड ऑफ इंडिया फॉर द इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटेन में लॉ बनते थे। तो उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द लॉर्ड बैरन हेस्टिंग बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ही गॉट द राइट टू कंट्रोल द पॉलिसीज ऑफ मुंबई एंड मद्रास प्रोविंसेस।
उसके बाद कई लॉज बनते गए, लेकिन अंग्रेज़ों का हमने साइड इफेक्ट तो देखा, लेकिन उसके अलावा उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल सिविल सर्विस उन्होंने इंडिया में यूज़ की, इस्टेब्लिश किया। एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन में आ सकता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया। अब ब्यूरोक्रेसी के लिए समझने के लिए समझा दूँ कि आपने सुना होगा यूपीएससी एग्जाम, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स जो बनते हैं वो सिविल सर्विस एग्जाम देके बनते हैं। तो उन्होंने ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही इनका फाउंडिंग स्टोन रखा था इंडिया में। देन मिलिट्री एंड फोर्स उन्होंने बनाई, जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी जो भी कानून वगैरह उन्होंने ही, आज भी ब्रिटिश के बनाए हुए कानून इंडिया में अभी भी चल रहे हैं। देन आ जाता है इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। अब बता दूं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश में अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों से पहले जितने भी आए, मुगल से पहले एंशियंट रूलर्स आए, मुगल्स भी आए तो यहाँ पर आके बस गए, राइट। उसके पहले भी जो भी रूलर्स आए, लोधी वगैरह आए, तो इंडिया में आके बस गए। उन्होंने इंडिया को अपना लैंड समझा, इंडिया को अपना देश समझा, वो अपने देश से प्यार मोहब्बत करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों का मेन मोटिव क्या था? इंडिया को कंगाल करना, इंडिया को लूट के अपने खजाना भरना ब्रिटेन में, इंग्लिस्तान में, राइट। सो उन्होंने क्या किया? लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, यानी टैक्सेस सिस्टम था। आज देखो, आज क्या है, इंडिपेंडेंस इंडिया में किसानों पे कोई टैक्स नहीं है। किसानों की इनकम जो भी आए हो उन पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल देयर वाज अ ह्यूज टैक्स ऑन द फार्मर्स, एंड फार्मर्स व्हेन अनेबल टू पे द टैक्सेस देयर लैंड वाज कॉन्फिस्केटेड, उनके लैंड पे कब्जा कर लिया जाता था अगर किसान टैक्स नहीं दे दो। तो ये बहुत हार्श पॉलिसीज वो अपनाते थे। और कौन सी, अब उन्होंने न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट किया था, राइट। न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था कि जितना भी बड़ा लैंड है, राइट। अब एक किसान ऐसे भी थे जो कि छोटी सी जगह पे खेती करते थे और बहुत बड़ा उनका लैंड था, तो जितना बड़ा लैंड है उनका, जितना बड़ा खेत है, उनको उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और अब यू नो बेटर कि फार्मर्स डिपेंड्स ऑन द मानसून्स। मानसून, अगर बारिश अच्छी होगी तो उनका प्रोडक्शन होगा, तो उनका बारिश अच्छी होगी तो प्रोडक्शन होगा। अदरवाइज बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो फसल, दैट क्रॉप्स विल डैमेज, तो उनका नुकसान होगा। व्हेन दे अनेबल टू पे द टैक्सेस देयर लैंड वाज कॉन्फिस्केटेड, और तो फिर उनको क्या करना पड़ता था? द फार्मर्स बिकम बैंकरप्ट। अब ये बैंकरप्ट यानी कि कर्जदार कैसे हो गए? दे नीड टू गो टू द मनी लेंडर्स, कि हमको कर्ज भी देना है किसानों को, अंग्रेजों को टैक्स भी देना है किसानों को। तो किसान बेचारा जाता था मनी लेंडर, उस वक्त बैंक वगैरह तो नहीं थी, शाहूकार वगैरह थे, जो कि वेरी हाई इंटरेस्ट रेट पर, यानी कि 1 लाख रुपीज़ लिया तो 1 साल के बाद उसको 50,000 मोर, 1,50,000 उसको रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। तो दिस मच अमाउंट दे नीड टू पे, एंड व्हेन दे अनेबल टू पे दैट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो देयर लैंड वाज कॉन्फिस्केटेड। तो बेचारा किसान जो है ज़मीन पे आ जाता था, उसको कुछ भी काम नहीं रह जाता था, राइट। सो फार्मर्स बिकम बैंकरप्ट। ये क्वेश्चन आएगा, हाउ द फार्मर्स बिकम बैंकरप्ट? बिकॉज ड्यू टू न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, it's an undesirable effect. The farmers when unable to pay the taxes, their land was confiscated by the Britishers and merchants और जमींदार्स। अब ब्रिटिश ने जो बड़े बड़े लैंड थे, जो बड़े बड़े किसान थे, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया? दे इंट्रोड्यूस द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब कमर्शियलाइजेशन, अगर पहले के किसान क्या करते थे अंग्रेजों से पहले, वो अपने लिए बस खाने की चीज़ ग्रो करते थे, राइस फीड जो भी है, राइट। बट दे इंट्रोड्यूस द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें क्या था? द फूड ग्रेन्स वर कल्टिवेटेड बाय द फार्मर्स, इट यूज्ड टू फुलफिल देयर डोमेस्टिक नीड एज वेल एज द नीड्स ऑफ द विलेज, एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग मोर इंकरेजमेंट टू कैश क्रॉप्स। अब कैश क्रॉप कौन सी? कॉटन, इंडिगो। इंडिगो एक तरीके का कलर है जो कि कपड़े को कलर देने के लिए यूज होता है, जो कि केमिकल है, जमीन से उगाते हैं उसे, उसकी फसलें रहती है, टोबैको, टी एक्सेट्रा। एंड द प्रोसेस ऑफ गिविंग स्ट्रेस ऑन कल्टीवेशन ऑफ प्रॉफिट गिविंग कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन्स इज नोन एज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? द प्रोसेस ऑफ गिविंग स्ट्रेस ऑन कल्टीवेशन ऑफ प्रॉफिट गिविंग कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन्स इज नोन एज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इससे क्या होता था कि जो ज़मीन से अनाज उगते थे, उस ज़मीन से जब केमिकल उगेगा, लाइक इंडिगो उगेगा, टी उगेगी, तो उससे क्या होगा? कैश क्रॉप कंटिन्यूसली ग्रो करने से 5-6 साल के अंदर जो ज़मीन रहती है, दैट फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड्स, देयर फर्टिलिटी रिड्यूसेस डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। एक टाइम आता है कि द लैंड बिकम इनफर्टाइल, और जब लैंड इनफर्टाइल हो जाता है तो देन हाउ द फार्मर्स विल ग्रो द फूड क्रॉप्स, राइट। तो फार्मर्स कंगाल हो जाता था फार्मर्स का। इस तरीके से वो ब्रिटिश
खूब कमाते थे इंडिया से पैसे, और इंडियन फार्मर्स, इंडियंस लोग कंगाल होते जा रहे थे। लेकिन इसके साथ ही फेमाइन वगैरह आया, लेकिन फेमाइन मतलब भुखमरी। जब अब इससे क्या हो गया, अंग्रेज़ों ने कमर्शियल कैश क्रॉप को ज़्यादा इंकरेजमेंट दिया, तो उसका ही आने वाले सालों में क्या हो गया, फेमाइन यानी भुखमरी कैसे हुई। अब जब जितने परसेंटेज में, जितनी क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होते थे, जब वो नहीं हुए, उसकी जगह टोबैको, इंडिगो, कॉटन प्रोड्यूस हुए, तो जाहिर सी बात है अनाज कम पैदावार होगा, लेकिन उनकी डिमांड रहेगी, अमीर लोग तो खरीद लेंगे। द रिच पीपल्स कैन अफोर्ड टू बाय द फूड ग्रेन्स बट द पुअर पीपल अनेबल टू बाय, सो इससे भुखमरी हुई है, कई लोग उसमें मर गए। द डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑलरेडी आई एक्सप्लेन। 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था, डिस्टेंस जो कि मुंबई से थाने का था। फर्स्ट रेलवे रन इन 1853 एंड लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम। देन आ जाता है डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल। अब इससे क्या हो गया, अंग्रेज अपने साथ फिनिश प्रोडक्ट लाने लगे, तो इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो तेज़ी से डिक्लाइन होने लगी, और इंडियंस पीपल वर जॉबलेस, उनको कंगाल होते जा रहे थे। इससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। तो उसी वक्त ऐसे सिनेरियो में हमारे एक इंडियंस जमशेदजी टाटा, जो कि आज आपने सुना होगा, यू नो द नेम ऑफ द रतन जी टाटा, द ओनर ऑफ द टाटा कंपनी, राइट। तो उनके परदादा या दादा जो थे, परदादा थे जमशेदजी टाटा, इंट्रोड्यूस द फर्स्ट स्टील एंड आयरन फैक्ट्री इन इंडिया इन जमशेदपुर in Mumbai. First textile mill in Mumbai in 1855. The first jute mill was started also in Bengal. So उन्होंने उस ज़माने में अपनी हिम्मत दिखा के एक इंडस्ट्री डाली थी। देन सोशल एंड कल्चरल, इसके अलावा ब्रिटिश ने कई अच्छे काम भी किए। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द मेनी लॉज इन इंडिया इन 1829। और अंग्रेज़ों का हमारा जो माइंड में इमेज बन रहा है कि अंग्रेज़ बहुत बुरे थे, उसमें कई अंग्रेज़ ऑफिसर जो ऐसे थे, जैसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक है, लॉर्ड मॉकॉले है, रिपिन है, तो ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो क्या अच्छा काम किया, फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड विलियम बेंटिक हैज़ इंट्रोड्यूस द लॉ दैट बैन द सती। ही इंट्रोड्यूस द पास द सती प्रोहिबिशन एक्ट। अब ये सती क्या थी, सती एक ऐसी बैड प्रैक्टिस थी, एक सोशल इविल था, एक समाजी बुराई थी, जिसमें अगर सबसे पहले तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि दैट मैन एंड वुमेन की जो शादी हो रही है, तो वुमेन विल बी द वेरी लिटिल गर्ल, राइट। शी विल बी नियर 10 to 12 years एंड हर हस्बैंड विल बी नियर 40 to 50 years, मोर देन 40 to 50 years। तो क्या होगा, जिससे क्या होगा, हस्बैंड विल सून डाई एंड गर्ल्स विल नॉट डाई, हर वाइफ विल नॉट डाई। तो वुमेन्स को, उसकी वाइफ को उसके पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। दैट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो इस पर बैन लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। एंड अब उसके बाद आते थे कि अंग्रेज़ों को इंडियंस की ज़रूरत थी। अंग्रेज़ी क्या था कि अंग्रेज़ी जान सके, तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द इंग्लिश एजुकेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लॉर्ड मॉकॉले। अब इसका ही फ़ायदा ये हुआ कि हमारे इंडियंस एजुकेटेड हुए, इंडियंस को इंग्लिश जानने लगे, तो हमारे लाइक महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, दादा भाई नौरोजी, ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर्स प्रोड्यूस हुए। तो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हाट विल हैपन। सो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। Portuguese, Dutch, French, British participate in the competition capturing the Indian market. Portuguese, Dutch, French and British. Answer is Dutch. In 1802, Peshwa Bajirao II signed the subsidiary alliance. Jamshedji Tata started that steel and Tata iron and steel industry established in. Answer is Jamshedpur. Civil service in India. कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश ऑलरेडी आई एक्सप्लेन। एंड इसके अलावा अगर आप इसका आंसर देखना चाहते हो, यू कैन इन अ डिस्क्रिप्शन देयर इज अ लिंक, क्लिक ऑन द लिंक टू डाउनलोड द एक्सरसाइज आंसर्स, राइट। तो आप उस पर आंसर भी ले सकते हो। फार्मर्स इन इंडिया बिकम बैंकरप्ट, ये सारे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, राइट। लॉर्ड कॉर्नवालिस, वर्क क्या था उसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विस इन इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक पास द प्रोहिबिशन ऑफ द सती एक्ट। Lord Dalhousie introduced that railway network. That established the Asiatic Society of Bengal. Its answer you write in a comment section. So I hope you like this video. तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अभी तक के अगर आपने if you not subscribe our channel, then subscribe our channel Abbas Academy.